हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज हम बहुत सारे मुद्दों के साथ आए हैं सीटेट क्रैक करने के टिप्स के साथ कि आप एक बार में ही सीटेट क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ आपको फोकस किस पे करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा करना है और किस पे कम करना है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा पेडागॉगी पे ध्यान देना है। जो पेडागॉगी है उस पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 60% आपका शिक्षण शास्त्र आता है, पेडागॉगी आपका 60% आता है, 40% आपका क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ और अदर से रिलेटेड आते हैं, आपके हर टॉपिक से, यानी व्याकरण से संबंधित। तो अब देखते हैं आप कहाँ से नंबर ला सकते हैं, सीटेट में कहाँ से गेन कर सकते हैं कि आपका 100% श्योर सीटेट क्रैक हो जाए। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तब भी आपका क्रैक हो जाए तो बहुत आसान है, लेकिन तब भी है उस लेवल से देखा जाए तो सीटेट का जो परसेंटेज है रिज़ल्ट का, वो बहुत कम परसेंट देता है, क्योंकि सीटेट ऑल इंडिया लेवल का होता है। तो क्रैक करना उतना आसान नहीं लगता लोगों को, क्योंकि सीटेट आपका ऑल इंडिया लेवल का होता है। और इसका परसेंटेज, अगर इसके रिज़ल्ट की बात करें तो 2019 में भी 17% रिजल्ट आया था, तो बहुत अच्छा माना गया। उसके पहले 12%, 13%, 10% इतना भी रिजल्ट गया था। तो सबसे अच्छा 2019 का 17% रिजल्ट गया था। तो सीटेट टफ तो है ही है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ किस चीज़ों पर फोकस करना है उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेडागॉगी पे ध्यान देना। आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, और पेडागॉगी तब आपको आएगी तो आप एक टेक्निकल माइंड से, यानी आप टीचिंग स्किल के हिसाब से अगर सोचेंगे कि एक टीचर और स्टूडेंट में कम्युनिकेशन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में आपको क्या करना होगा। तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन होता है उसी में आपको क्लियर करना होगा कि जो संबंध होता है अध्यापक और विद्यार्थी का, क्लास में जो भूमिका होती कक्षा कक्ष में, उसके अनुसार आपको विकल्प उपयुक्त चुनना होगा। उसके अनुसार आपको विकल्प उपयुक्त चुनना होगा कि जो विद्यार्थी और अध्यापक के बीच जो प्रश्नोत्तर है, कक्षा कक्ष का वातावरण है, आप एक अध्यापक की दृष्टि से क्या भूमिका निभाएंगे, क्या दृष्टिकोण रखेंगे, उस हिसाब से आपको वहाँ पे क्वेश्चन पे टिक करना होगा, उपयुक्त विकल्प चुनना होगा। देखने में तो चारों सेम लगेंगे, लेकिन आपको उपयुक्त कैसे, तो आप उपयुक्त जिस हिसाब से अपने आप को एक टीचर की हैसियत से लेकर वहाँ पे जाएं। सीटेट एग्ज़ाम देने आप स्टूडेंट बन के मत जाएं कि हम सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम स्टूडेंट हैं। तो आप एक टीचर की दृष्टि से जाएं वहाँ पे, और एक कक्षा कक्ष का रोल आपके दिमाग में चलना चाहिए, यानी कल्पना में होना चाहिए कि आप एक कक्षा कक्ष में और विद्यार्थी को डील कर रहे हैं। आप विद्यार्थी को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो आगे बढ़े, रुचि ले पढ़ने में, कक्षा कक्ष में कौन सी सामग्री होनी चाहिए जिससे वो सुगम हो शिक्षण अधिगम में, और ऐसी कौन सी पाठचर्या और विषय वस्तु को किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, और बाहरी दुनिया से कैसे जोड़ना चाहिए ताकि वो विद्यार्थी को रुचि लगे, और उसकी क्षमता को कैसे आकलन करना, आकलन, मूल्यांकन और संबंध विद्यार्थी और अध्यापक में, और विषय वस्तु का, जो विषय वस्तु का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए कि जिस वर्ग का विद्यार्थी है उसी वर्ग में उसको शिक्षा दी जाए। और अब इसको समावेशी शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जो वांछित वर्ग के बच्चे हों असहज महसूस ना करें। तो समावेशी शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है। और आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है एनसीएफ की रूल पढ़ना है, एनसीएफ की भूमिका यानी रूपरेखा एनसीएफ की पढ़नी है, आपको एनसीएफ की रूपरेखा पढ़नी है, और आपको सीबीएसई की जो गाइडलाइन उसको देखना है, एनसीएफ की रूपरेखा, एनसीएफ 2005 देखना है और 2009 देखना है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे एक बार ना, तो बच्चों की को समझने में आपको और दिक्कत नहीं होगी कि कैसी गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा रही है।
तो हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रुचि, अधिगम शैली का विकास, मानसिक शारीरिक विकास, सारे विकासों को ध्यान में रख के शिक्षा देनी है और उनको कुंठा भी ना लगे, हतोत्साहित भी ना हो और रुचि भी लें। हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत नहीं कर पाएंगे अगर एक शिक्षक की हैसियत से वहाँ जाएंगे और एक विद्यार्थी की। आपने टीचिंग किया होगा, बीएड किया होगा या बीटीसी कुछ भी किया होगा, तो आपने टीचिंग किया है तो आप उसे ही समझ लीजिए कि आपने कैसे डील किया। तो आपको निगेटिव इसमें नहीं जाना है, इसमें आपको पॉजिटिव जाना है। जो चारों विकल्प हैं सबसे उपयुक्त यानी पॉजिटिव तरीका कौन सा होगा, तो उस पे आपके कमांड रहनी चाहिए, तभी आपकी पेडागॉजी आपकी सही होगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, पहली बार में गेन कर पाएंगे। एनसीएफ की रूपरेखा और जीन पियाजे को मत भूलिएगा, वाइगॉस्की को मत भूलिएगा, जो कि सिद्धांत हैं सारे उनको अच्छे से डीपली पढ़िएगा। तो कोहलबर्ग ऐसे जो हैं, स्किनर हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको उनके सिद्धांत प्लस उनकी जो क्या समानता थी जीन पियाजे और वाइगॉस्की के सिद्धांतों में और क्या आलोचनाएं थी, ये सब पे ध्यान देना है, तभी आपका अच्छे से क्रैक, क्योंकि जीन पियाजे और वाइगॉस्की और कोहलबर्ग 1-2 नंबर में जरूर से जरूर आता है, 100% आता है आपका सीटेड में। और प्लस और रूढ़िवादिता वाले लैंगिक पूर्वाग्रह का क्वेश्चन एक जरूर डाला जाता है। तो आपको मैंने कई बार बताया होगा, जैसे गणित विषय में लड़कियां कमजोर होती हैं लड़कों की अपेक्षा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लैंगिक पूर्वाग्रह से रिलेटेड, तो उस पर फोकस करना, आपको निगेटिविटी नहीं जाना है, क्योंकि आपको समानता दिखानी है, बॉयज़ और गर्ल्स में समानता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। और प्लस आपके जो बाहरी जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। और अब 30 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, वो कहाँ से मिलेंगे उसको बताते हैं। 60 नंबर के लिए आपको पेडागॉजी अच्छे से थोड़ा बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आशा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सीटेट, टेट और सुपर टेट के लिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये कुछ किसी के पास टिप्स नहीं है, लेकिन ये अपनी हम राय देना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो जिसका पहली बार में क्रैक करना है तो ऐसे कुछ टिप्स आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ जिसका नहीं क्वालिफाई है तो इस बार आप ज़रूर से ज़रूर निकालें, आपकी मेरी ब्लेसेस आपके साथ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है आपको 20 या 25 नंबर दिला देगा आसानी से। तो 15 नंबर तो आपके फ्री के हैं, आप गद्यांश या पद्यांश से करेंगे क्वेश्चन, पैराग्राफ से 15 नंबर फ्री के। वैसे आपका अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने संस्कृत चूज किया है या इंग्लिश चूज किया है तो 15 नंबर उधर से आपको फ्री में मिलेंगे। पैराग्राफ से आपका स्टैंजा प्लस आपका पैसेज से आपको इंग्लिश में 15 नंबर मिल जाएंगे, और गद्यांश पद्यांश में संस्कृत में 15 नंबर, तो 30 नंबर तो आपके फ्री के हो गए। तो आपको चाहिए कैसे, अगर जनरल है तो 90 मार्क्स चाहिए, अगर आप अदर ओबीसी एससी एसटी हैं तो 82 चाहिए। तो आपको 90 मार्क्स लाने के 30 तो आपके क्लियर हो गए। 60 नंबर चाहिए, तो 60 नंबर में पेडागॉजी तो इतनी तो आती ही है कि आप 60 नंबर कर सकें। अपने आप को उस अनुरूप शिक्षक की भूमिका में ले जाएंगे और विद्यार्थी को उससे जोड़ेंगे, प्लस पाठ्यक्रम को, माध्यम क्या होगा, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु, तो इस पे फोकस करेंगे। 60 नंबर आपके आराम से 90 आपका स्कोर आसानी से सीटेड में हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी के हों। और प्लस आपने अच्छी से पकड़ रख ली है पेडागॉजी में, तो आपके 100+ श्योर आपका हो जाएगा। तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं आप, और आप में वो जज्बा है, सब में है वो जज्बा। अगर आप चाहते हैं तो आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। और बस आपको प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट डेली एक सॉल्व करिए, और कुछ टाइम टेबल बना लीजिए। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर पहले फोकस करिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बाद में रखिए। तो हिंदी और संस्कृत, अगर इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। वो अगर इस इंग्लिश चूज किया होगा तो उसको इंग्लिश अच्छे से आती होगी, और संस्कृत चूज किया होगा तो थोड़ी बहुत संस्कृत उसको आती होगी, तभी चूज किया है। तो 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हो गए। और रही बात साइकोलॉजी की,
यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, तो उसमें आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 20 नंबर कहीं नहीं गए। इन्वायरमेंट इस बार का देखा होगा थोड़ा टफ आ रही है। इन्वायरमेंट 1-2 साल से जो पेपर हो रहे हैं इन्वायरमेंट में प्राइमरी में आपको फोकस करना होगा। तो एनसीईआरटी प्रेफर करिए, एनसीईआरटी बुक प्रेफर करिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, उसी बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक सक्सेस प्लानर करके आता है, उसका सीटेट के लिए आप बुक ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट डेली करिए सॉल्व। और जूनियर लेवल में साइंस और मैथ आपका जो आपका ऑप्शनल होगा तो आपका बेहतर होगा। अगर साइंस ग्रुप से हैं तो साइंस मैथ आपकी बेहतर होगी, अच्छे से कर लेंगे। अगर आपका आर्ट ग्रुप के हैं तो जीएस में पकड़ बनानी होगी जूनियर लेवल के लिए। तो अब देखते हैं कि पैराग्राफ से आप नंबर कैसे ला सकते हैं। संस्कृत का पैराग्राफ आपको हम सॉल्व कराएंगे प्लस आपका हिंदी का। तो बस इन बातों पर ध्यान रखिए, क्रैक आसानी से हो जाएगा आपका सीटेट। तो पहली बार में आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा होगा और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, सहसंबंध, रिलेशनशिप जो भी आप लगाएंगे और प्लस आपका सिलेबस विद्यार्थियों का, एनसीएफ रूल, गाइडलाइंस पूरे और सीबीएसई गाइडलाइंस, तो ये सबको लगाएंगे तो आपको आसानी से क्रैक हो जाएगा सीटेट। और पैराग्राफ तो आपके ही है 30 नंबर दिलाने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी के पैराग्राफ रामबाण, यानी 15 नंबर आप कैसे क्रैक ला सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले अगर देखते हैं पद्यांश आपका पूछा गया है जो कि 6 नंबर का है आपका। 6 नंबर में आसानी से आपके 5 तो आ ही जाएंगे। तो नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें, बांस की कुटियों से उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान। कंधों पर हल रखे रम्हाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार, घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो एक बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो ये आपका पद्यांश है। तो पद्यांश से क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आपके आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, उसी से आपको सर्च करके पद्यांश से ही आपको आंसर लिखना है और उसके भाव को समझना है। पद्यांश वाले में आपको भाव को समझना है क्वेश्चन, तभी आप आंसर कर पाएंगे। गद्यांश में तो डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, कुछ समझ के करने होते हैं, तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ही आपको। तो इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो एक लेखक रूप में एक बच्चा माँ को, जो लेखक है वो एक बच्चे के रूप में अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप कि लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। तो अब देख लीजिए पैराग्राफ में ही आपको मिला था, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता। नाविक इसलिए बनना चाहता है, वहाँ की जो सौंदर्यता है उसे अप्रिय लग रही है। तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, उपयुक्त कविता में लेखक नाविक बनकर नदी के उस पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसलिए वह अपनी माँ से नदी के उस पार के सौंदर्य का वर्णन करता है तथा कहता है कि माँ अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बड़ा होकर नाविक खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो क्या हो जाएगा बी, आसानी से आप पकड़ ले जाएंगे क्वेश्चन का आंसर। अगला, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा। तो एक कल्पना कीजिए कि नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा। तो कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, तो इसलिए बांसों की खूंटियों से बांध दिया जाता नावों को कि लहरें जब आती हैं तो नाव को अपने साथ बहाकर ना ले जाएं। आसानी से आप कॉमन सेंस में आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती। तो ये जो लाइन है माँ तू बुरा ना माने, तो ये पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती है। तो लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी, तभी वो कहता माँ तू बुरा ना माने तो।
क्योंकि लेखक जानता है कि उसकी माँ उसे नाविक बनने नहीं देगी, तो लेखक कहता है, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी, इसीलिए वो कहता है माँ तू बुरा ना माने। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। पुनरुक्त शब्द जो कविता में आप उसे सर्च करेंगे, मतलब एक पुनरुक्त, एक ही शब्द दो बार रिपीट हो, जैसे दूर दूर एक ही शब्द है, दूर दूर आया, ऊंची ऊंची एक ही शब्द है। तो कविता में आप देख सकते हैं, आपको दिखा दें, यहाँ पे आपका आया है ऊंची ऊंची, क्या है, पुनरुक्त प्रकार, पुनरुक्त है आपका ऊंची ऊंची, और दूर दूर आया है, बस दो ही मिल रहे हैं आपके इस पूरी कविता में। पद्यांश में दो, दूर दूर और ऊंची ऊंची पुनरुक्त मिल रहे हैं। ठीक है, पुनरुक्त शब्द दो मिले, दूर दूर ऊंची ऊंची। तो आपको ध्यान से देखना होगा, रिपीटेड यानी दो शब्द जैसे दूर दूर ऊंची ऊंची, तो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं, जो सेम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तुक मिला रहा है। क्या कर रहा है लेखक? तुक मिला रहा है। जब भाई पद्यांश में हमें तुक मिलाना पड़ता है, तुकबंदी करनी पड़ती है, तो पद्यांश में यानी कविताओं में तो लेखक क्या कर रहा है? लेखक तुक मिला रहा है। इतना इजी पैराग्राफ था, आपने 6 आंसर यानी 6 क्वेश्चन में 6 आंसर दिए और 6 नंबर आपके हुए। ठीक है, अगला पद्यांश पे फोकस करते हैं, कैसा पद्यांश पूछा जाएगा। थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है, एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा दे देते हैं, तो स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा। अब इसमें से आपको पूरा, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ है, आया हुआ है, तो कभी कभी ये होता है कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पूरा तो पढ़ना ही होता है। एक बार आपको पूरा पढ़ना होता है पैसेज। तो ये जो गद्यांश है ये पूरा आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको पहले इसी में से आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है, तो ये आपके विवेक पर निर्भर है। तो गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया? गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? रोचक इसलिए, अगर गलत आप करेंगे तो जो जिसको सामने वाले को आएगा तो वो जवाब देगा और उसे प्रेरित होगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए गलत जवाब को रोचक कहा गया है। किसी भी सवाल का सही जवाब मिल जाने के बाद सिर्फ बेचैनी के सिवाय कुछ नहीं बचता, जबकि कवि ने गलत जवाब की रोचकता को रहस्यमय कत्ल के समान बताया है। जैसे आपका गलत जवाब रहता है तो आप सोचते हैं कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारी बेचैनी आ जाती है, जब तक आपको छटपटाते हैं, जब तक आपको उसका आंसर मिल नहीं जाता है। तो इसलिए गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है, इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? क्या सीखा? तो देख सकते हैं आप, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? अब जैसे विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया, किसी ने सही जवाब भी दिया होगा, तो गलत जवाब अगर दिया तो वो सोचेगा कि मैंने गलत जवाब दिया, इसने सही दिया, आखिर क्या है, इसका रीज़न क्यों है, तो अच्छे से सोचेगा, तो उस पर विचार करेगा, मंथन करेगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, अरे गलत दिया तो दिया, उससे कोई मतलब नहीं कि सही जवाब क्या है। ठीक है, तो लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि। तो विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित होते हैं,
एकदम फिक्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, सुनिश्चित होते हैं सवालों के जवाब। इसलिए कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती, क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित होते हैं। आपको पैराग्राफ से ही आंसर मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत उत्तर से दिमाग में कसमकस होने लगती है। जब आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके दिमाग में हलचल उत्पन्न हो जाती, कसमकस, कि आखिर आंसर क्या होगा मेरा। तो आप कंफर्म नहीं होते, श्योर नहीं होते कि मैंने सही जवाब दिया या नहीं। तो गलत उत्तर देने पे आपके दिमाग में कसमकस उत्पन्न होने लगती है। तो गलत कथन है, क्योंकि दिमाग में कसमकस तब होती है जब कोई विद्यार्थी किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे, जबकि भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत बच्चों से सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के दिमाग में चल रहे चिंतन प्रक्रिया को उजागर करते हैं, ठीक है। तो वो उजागर करने का प्रयास करते हैं शिक्षक, और जब आप गलत उत्तर देते हैं दिमाग में कसमकस होने लगती है, ऑटोमेटिक होगी। अगला क्वेश्चन, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? नियमों में कमी। आप गलत जवाब देते हैं तो उसमें इसका कारण नहीं हो सकता कि नियमों में कोई कमी रह गई, जबकि ये हो सकता है व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत न करना, ये कारण हो सकता है। तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि समझ न आना, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन नियमों में कमियां, ये कारण गलत जवाब का नहीं हो सकता है। पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि, क्या कहा गया है पाठ में? जो पद्यांश आपका गद्यांश है, गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तुरंत बता देगा गलत जवाब कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपने ध्यान से पाठ व्याख्या को सुना होगा एक्सप्लेनेशन शिक्षक के द्वारा, तो आप उसमें एक्टिव रहे होंगे, सक्रिय भागीदारी निभाए होंगे। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, उसी वक्त वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसी क्वेश्चन को पूछा गया कि बच्चे को बताया गया, पहले एक्सप्लेनेशन दिया गया, फिर अच्छे से समझाया गया और बोर्डिंग किया गया, बोर्ड में समझाया गया, फिर तुरंत वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुटअप किया जा रहा है और वो गलत जवाब दे रहा है। तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ये शिक्षक को समझ में आ जाएगा तुरंत। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो ये क्वेश्चन पैराग्राफ में प्रत्यय और संधि समास ऐसे भी क्वेश्चन एक देखने को मिलते हैं, तो व्याकरण आनी चाहिए आपको। तो ये आपको क्वेश्चन गद्यांश में नहीं मिलेगा हूबहू, लेकिन मिल भी सकता है अगर वो शब्द यूज किया गया होगा तब। तो एक प्रत्यय लगाने से बनेगा क्या? वैज्ञानिक। एक प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में शब्द जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो बाद में लगते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जो पहले लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। अगला, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन बनाइए। तो बहुवचन आप बना ले जाएंगे। परीक्षा का परीक्षाओं हो जाएगा, प्रश्न का प्रश्नों, गलती का गलतियों। तो बहुवचन क्या हो जाएगा? परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। अपनी खुद यानी अपना, यानी निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या हो जाएगा? अपनी खुद की ओर। तो अपना, अपनी आ जाए ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है, लेकिन सर्वनाम हिंदी में कुल 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। तो खुद, निज, खुद कैसा है आपका? खुद यानी स्वयं में। तो निजवाचक सर्वनाम आपका होगा। तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके अच्छे से डन हो सकते हैं नंबर हिंदी से। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। वैसे ही आपके संस्कृत के आपका संस्कृत का वैसे ही पैराग्राफ पूछा जाता है। तो देख लीजिए 15 नंबर कैसे पूछे जाते हैं। वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन स्किप मत करिएगा, आपको उसी से क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे पूछा गया, पुरुषस्य भूषणम किम, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा
वांगेका समल करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वांग भूषणम भूषणम। तो पुरुषस्य भूषणम किम, तो पुरुषस्य भूषणम वाक्। वाक् क्या है, पुरुषस्य भूषणम है। अगला मनुष्यम किम सज्जीकरोति, तो मनुष्य की जो वाणी होती है वो सुसंस्कृत है। कैसी है, वाणी। मनुष्य किम सज्जीकरो, तो वाणी। अगला नश्यन्त इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। नश्यन्त यह अर्थ किसके पद के लिए उपयुक्त होता है, तो क्षीयन्ते। क्षीयन्ते के लिए नश्यन्त अर्थ प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, अर्थ श्लोके हारा इत पदस्य किम विशेषणम पदस्य। हारा किसका विशेषण पद है, चंद्रोज्वाला। किसका है, चंद्रोज्वाला। ये हारा ना चंद्रोज्वाला, तो हारा किसका है, चंद्रोज्वाला। तो आसानी से उसी से मिल जाते हैं आपके। अगला, अत्र श्लोके धार्यते इत क्रियापदस्य किम कर्तपदम। धार्यते का क्रियापद का कर्तपद वाणी होगी, अर्थात क्या हो जाएगा, धार्यते का क्रियापद कर्तपद में क्या हो जाएगा, वाणी हो जाएगा। ठीक है, क्रियापद किम कर्तपदम, तो वाणी कर्तपदम होगा। फिर चंद्रोज्वाला इत पदस्य संधि विच्छेदा। चंद्रोज्वाला में संधि विच्छेद है, कौन सी है, चंद्रधन उज्ज्वाला। चंद्रधन उज्ज्वाला, ये हो जाएगा आपका। संधि से आ गया और क्रिया विशेषण से आ गया, कर्त पदम से आ गया। तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही व्याकरण से पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मली आपको आना चाहिए। तो ऐसे ही पद्यांश, आपका पद्यांश से पद्यांश पूरा पढ़ेंगे आप, अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही आप उसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्मिन्, तो द्विसप्तम छात्रा गुरभ्या अनेकाम विषयान पठन्ति स्म। द्विसप्तम यानी 200, एक सप्तम 100, 2 सप्तम 200। तो कति छात्रा गुरुकुले पठितम 200। वैद राजा कम पृष्ठवानम, वैद राजा कम पृष्ठवानम, तो किसका लिखा है, वैद राजम। इसका हो जाएगा प्रधानाचार्यम। क्या हो जाएगा, वैद राजा कम पृष्ठवानम प्रधानाचार्यम। बिहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। बिहस्य में कौन सा पद है, प्रत्यय है, सॉरी। बिहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। बिहस्य में प्रत्यय है लेप। कौन सा प्रत्यय है, बिहस्य में लेप प्रत्यय है। व्याकरण आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संस्कृत में व्याकरण से कई क्वेश्चन गद्यांश में रख देते हैं। त्यज्यंत इत पदे धातु अस्ति। त्यज्यंत में धातु है, कौन सी धातु है, त्यज्यंत में त्यज धातु। जैसे पठंत में पठ धातु, ऐसे त्यज्यंत में त्यज धातु होगी। आसानी से 1 नंबर गेन कर पाएंगे। अगला, नगर स्थिता इत पदे समासा। इसमें पूरा ही व्याकरण दे दिए, तो आपको धातु, समास, संधि, रस, ये प्रत्यय सब आना चाहिए, उपसर्ग वगैरह। तो नगर स्थिता इत पदे समासा अस्ति, नगर में स्थित, तो क्या हो जाएगा, जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तत्पुरुष कहलाता है, तो तत्पुरुषा समास होगा। नगर स्थिता इत पदे समासा अस्ति, नगर में स्थित तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, भोजनादि व्यवस्थानम पदे विभक्ता अस्ति। भोजन की व्यवस्था कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन के लिए व्यवस्था है, भोजन को व्यवस्था, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। भोजनाद व्यवस्थानम द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी, विभक्ति द्वितीय। तो पैसेज में सारे देख लीजिए व्याकरण से पूछ लिए गए, तो पैसेज से डायरेक्टली नहीं मिलते, तो व्याकरण भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी, तभी 15 नंबर आपको आसानी से गेन कर पाएंगे। अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इत क्रियापदस्य कर्तपदम किम। तो अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते, सेवन्ते में क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है, तो नरा। क्या हो जाएगा, नरा हो जाएगा। भवान जनात एव एता स्वस्थता नरा औषधम न सेवन्ते।
तो नरा क्या है, ये आपका इस लाइन में देखिए ऐसा ही पद्यांश में गद्यांश में मिलेगा तो नरा हो जाएगा। नरा क्या हो जाएगा, क्रियापदंश कर्तपदम होगा, कर्तपदम नरा होगा। ठीक है। अगला कोऽपि पदे संधि अस्ति, तो कोऽपि में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा, का धन आपी। कोऽपि का संधि विच्छेद करेंगे तो का धन आपी यानी कोऽपि, इसमें कौन सा विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग आ रहा है का धन आपी कोऽपि, तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन, अत्र मम उपयोगा न अस्ति इति वाक्ये मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो मम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में, अत्र मम उपयोगा नास्ति, ये मेरे काम का उपयोग का नहीं है, किसके लिए, वैद्य राजा, वैद्य राजा, वैद्य राजाए, राजाए, वैद्य राजाए के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो आपका 15-15 मार्क्स ऐसे गेन कर पाएंगे, 30 मार्क्स आपके आराम से गद्यांश और पद्यांश को मिला के आपके दोनों लैंग्वेज से हो जाएंगे। और आपको जिस पे मैंने पहले बताया फोकस करना है एनसीएफ के रूल पे और पूरे सिद्धांतों पर, वाइगॉस्की, जीन पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग, और साथ ही साथ सीबीएसई गाइडलाइन, एनसीएफ की गाइडलाइन और रूपरेखा, पाठचर्या और सिद्धांतों को करके सीखने पर बल, जितने भी सिद्धांत हैं और बाहरी दुनिया से जोड़ना, विद्यार्थियों के विषय वस्तु को और विषय वस्तु, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अटूट संबंध है उस पर, तो ऐसे सारे पेडागोगी से संबंधित आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो सब पे आपको फोकस करने, आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, यही शुभकामना है। सीटेट का, सीटेट 5 जुलाई को होना है। अभी तक जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो हम बता रहे हैं उसका 5 जुलाई ही डेट तय है, उसके बाद जो आगे की नोटिफिकेशन आएगी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, और सीटेट, टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। बीएड एंट्रेंस और बीओ जो भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, सारी कंपटीशन लेवल की आपको तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।